नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में 7 शिक्षा मित्रों ने की आत्महत्या। हाईकोर्ट के फैसले से निराश होकर उठाया कदम। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। परिवार सहित फरार झाबुआ हादसे का आरोपी राजेंद्र कासवा। 1 लाख का इनाम घोषित। मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजा। पाकिस्तान ने राजौरी सेक्टर में मोर्टार दागे। 1 बीएसएफ अधिकारी शहीद। नियंत्रण रेखा शांति की सहमति के बावजूद जारी है फायरिंग। मक्का हादसे में 11 भारतीयों की मौत की पुष्टि। पीड़ित परिवारों की सहायता में जुटा भारतीय मिशन। मक्का के गवर्नर ने सौंपी हादसे की जांच रिपोर्ट। सानिया और हिंगिस बनी अमेरिकी ओपन महिला युगल चैंपियन। डेलाका श्वेतोवा को आसान मुकाबले में हराया। फेडरर को हरा जोकोविच ने जीता पुरुष एकल का खिताब। उत्तर प्रदेश में 7 शिक्षा मित्रों ने खुदकुशी कर ली है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द होने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये घटनाएं सामने आई हैं। उधर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कन्नौज के बाबू सिंह का परिवार मातम में है। शिक्षा मित्र बाबू सिंह प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से इतना निराश हुए कि मौत को ही गले लगा लिया। हाई कोर्ट ने फैसला किया हमारी नौकरी खतरे में है, तो इसीलिए उसने फांसी लगाई। इसमें बाबू सिंह ने फांसी लगा ली। अभी इसमें क्या है ये देखने से पता चलेगा। जांच का विषय है, क्यों लगा ली, क्या बात थी, क्या मसला है, क्या प्रकरण है। सिर्फ कन्नौज ही नहीं, मौत की ऐसी खबरें राज्य के दूसरे हिस्सों से भी आ रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। उधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है। उनको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, न उठावे जिससे उनका परिवार, समाज और हमारा शिक्षा विभाग दुखी हो। उनकी हर संभव सहायता सरकार करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को करीब 1,71,000 शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक बनाने का फैसला रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना जरूरी है। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि शिक्षा मित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग देने के बाद ये फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश में शर्मसार करने वाली 2 वारदातें सामने आई। आरोप है कि 2 अलग अलग इलाकों में बलात्कार की 2 पीड़ित महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों पर केस वापस लेने का दबाव था और ना लेने की स्थिति में दोनों का कत्ल कर दिया गया। आरोपी फरार हैं। विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। पहले बलात्कार, फिर केस वापसी का दबाव और आखिर में कत्ल। शर्मसार करने वाली ये 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं। इलाके चाहे अलग अलग हों, लेकिन वारदातों का मजमून एक सा ही है। मऊ के दक्षिण तोला गांव में 18 साल की एक युवती का कत्ल कर दिया गया है। उसका कसूर बस इतना था कि वो अपने साथ हुई नाइंसाफी का विरोध कर रही थी। इससे पहले कि वो कोर्ट में गवाही दे पाती, 2 दिन पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि 2011 में उसके साथ बलात्कार किया गया था और पिछले कुछ दिनों से केस वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था। इल्जामों के दायरे में एक कॉलेज का प्रबंधक है। वो हत्या की गवाही देने जा रही थी लड़की, उसको गोली वहाँ पिताजी की बगल में, गोदाम के बगल में गोली बरवा दी। मऊ में ये हुआ तो सीतापुर में भी कुछ इसी तरह के बेशर्म इल्जाम सामने आए। 23 साल की एक महिला का महमूदपुर गांव में कत्ल कर दिया गया। वजह यहाँ भी वही निकल कर आ रही है। बलात्कार की पीड़ित महिला पर केस वापसी का दबाव डाला जा रहा था और इनकार करने की सूरत में कत्ल किया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रदीप नाम के आरोपी की तलाश जारी है। कुमार आए थे, उनको अपनी पत्नी को विदा करा के ले जा रहे थे। गांव से बाहर थोड़ी दूर निकले तो गांव के ही एक व्यक्ति ने उसको महिला को गोली मार दी। विपक्ष अब राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है।
और सूबे की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर लगा है, क्योंकि मऊ की लड़की और सीतापुर दोनों लड़कियों के परिजनों ने जरूर ये शासन को पुलिस को बताया था कि उनकी लड़कियों की जान खतरे में और उनको हिफाजत दी जाए। एक तरफ जहां महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज बुलंद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं आवाजों को इस तरह खामोश भी किया जा रहा है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुए दर्दनाक हादसे की जांच अब शुरू हो चुकी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि राजेंद्र कासवा की दुकानों में भारी मात्रा में विस्फोटक पड़ा था, जिसमें धमाके की वजह से हादसा हुआ। हालांकि कासवा इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता। पुलिस की माने तो वो परिवार समेत फरार हो चुका है। सरकार तो जांच का आश्वासन दे रही है, लेकिन विपक्ष सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें अब इंसाफ मांगने को मजबूर हैं। इंसाफ 89 मौतों का, इंसाफ उन परिवारों का जिनका अमन क्षण भर में ही राख के इस गुबार में कहीं गुम हो गया। राज्य सरकार की माने तो जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी है किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी अभी की है। जो भी उनके बारे में सूचना देगा, जानकारी देगा, और जो भी कार्रवाई की जा सकती है मैंने निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक राजेंद्र कसवा नाम के शख्स की दुकान में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद था, जो हादसे की मुख्य वजह बना। हालांकि आरोपी और उसका परिवार हादसे के बाद से फरार है। राज्य सरकार ने सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। स्थानीय पुलिस की माने तो इलाके में राजेंद्र के एक और गोदाम में छापेमारी की गई, जहां पुलिस को जिलेटिन की कई छड़ें बरामद हुई। करंट तैयार करने के लिए बैटरियां हैं जिससे ब्लास्ट किया जाता है, वो 2 मिली हैं, जो मैंने अवैध संग्रह करने के और विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत जब्त की। के जितने भी मकान हैं और जो भी गोडाउन हैं वो सब अपने हमने सील किए हैं, जिनकी आज सर्चिंग की जाएगी। विपक्ष राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। ये विस्फोट राजेंद्र कसावा 2 भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ का शहर का अध्यक्ष है। उसकी दुकान पर ये भारी मात्रा में विस्फोटक था। राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। शनिवार को हुए इस हादसे में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संघर्ष विराम उल्लंघन रोकने पर सहमति के बावजूद पाकिस्तान ने बीती शाम राजौरी में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार दागे। इसमें बीएसएफ के अधिकारी सोहन लाल शहीद हो गए। ये घटना मंजाकोट इलाके में हुई है। पाकिस्तानी जवानों ने मोर्टार दागे, जो भारतीय चौकी के पास फटा। भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी का जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से सांबा सेक्टर में भी फायरिंग की गई। बीते शनिवार को दोनों देश मोर्टार हमला नहीं करने पर सहमत हुए थे। सितंबर में 15 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो चुका है। अगस्त में सीमा पार से फायरिंग में 2 जवानों समेत 11 लोगों की मौत हुई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन से लगे इलाकों का दौरा रद्द कर दिया है। राजनाथ सिंह मंगलवार से जम्मू कश्मीर के सांबा और लद्दाख का दौरा करने वाले थे। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। बिहार चुनाव के लिए ये बैठक अहम है। माना जा रहा है कि ये दौरा इसलिए रद्द हुआ है। गृह मंत्री अब इस महीने के आखिर में सीमा इलाकों का दौरा करेंगे। उधर रविवार को रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात हुई। उत्तरी लद्दाख के बर्दसे इलाके में भारतीय सेना ने बीते दिनों चीनी सैनिकों का वॉच टावर गिरा दिया था। आज इस पर लद्दाख में दोनों देशों के कमांडरों की बैठक भी हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में अब तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि कल देर रात हुई बैठकों के बाद पेच सुलझने के संकेत मिल रहे हैं। उधर बीजेपी भी दावा कर रही है कि सीट बंटवारे पर फैसला जल्द हो जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर तैयार किए गए नए फार्मूले पर सुलह के संकेत मिल रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दावा कर रही है कि बीजेपी 20 सीटें देने को तैयार हो गई है।
जबकि 5 सीटों पर पार्टी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन क्या कोई पेच फंसा हुआ है मांझी जी को लेकर? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हम तो अपनी व्यक्तिगत बात। कब तक घोषणा हो जाएगी सर? ये बहुत जल्दी हो जाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया दावा कर रहे हैं कि सीटों को लेकर मतभेद नहीं है। कुछ नहीं, अभी वहाँ पे कोई नाराजगी नहीं है। अब बाद में बात करेंगे हम लोग। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। सब कुछ नहीं, कोई बात। सब आप लोग बात का बतंगर बनाते हैं। कोई बात नहीं, बात सब ठीक हो रही है। सर मामला हमको 5 सीट मिलेगी। उधर विपक्ष ने इसे एनडीए की अंदरूनी लड़ाई करार दिया है। तो मैं समझता हूं कि जो लगातार मैं कह रहा हूं कि विरोधों का सामंजस्य दिल्ली में आप चला लो बंद कमरे में, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सारा सामंजस्य तार तार बिखर जाएगा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 16 सितंबर से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। श्याम सुंदर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। श्याम, कल रात जिस तरह से बैठक का दौर चला, क्या संकेत मिल रहे हैं? सहमति के करीब क्या पहुंच पाया है एनडीए? देखिए प्रीति, कल देर रात अनंत कुमार जो केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में इंचार्ज बनाए गए हैं, चुनाव के प्रभारी हैं, वो उनके साथ भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जो 2 और प्रभारी हैं बीजेपी के बिहार को लेकर, उनकी मुलाकात हुई जीतन राम मांझी से। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से पहले करीब 12 सीटें देने का प्रस्ताव रखा था जीतन राम मांझी को बीजेपी ने, उस पर जीतन राम मांझी तैयार नहीं थे। उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि करीब 20 सीटें उनको ऑफर की गई हैं और 5 उनके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर करीब 25 सीटें, 20 साफ तौर पर उनके पार्टी सिंबल के साथ और 5 सीटें, 5 उम्मीदवार उनके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एडजस्ट करने की बात की गई है। और अब उम्मीद की जा रही है कि आज शायद किसी वक्त एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अनाउंसमेंट हो जाए। हमें यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखने की होगी कि हम लगातार ये कहते रहे हैं कि जीतन राम मांझी बेशक अब नई पार्टी हो उनकी, लेकिन वो हार्ड बार्गेन करने में माहिर हैं। जिस तरह से वो बीजेपी की बैकिंग के साथ नीतीश कुमार को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड से बाहर आए थे, तो उनका जो काम करने का तरीका है, बेशक उन्होंने ऑथराइज कर दिया था बीजेपी अध्यक्ष को कि वो सीट शेयरिंग पे आखिरी फैसला ले, लेकिन उनका काम करने का, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। जहां तक परसेप्शन का सवाल है चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ये दिखाना चाहती है कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। और उन स्कीम ऑफ थिंग्स में रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी इस बात को बखूबी समझते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका इस बातचीत के लिए। तो कल भी पूरी आपसी सुलह की और सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनाने की एनडीए के बीच, और जैसा हमारे संवाददाता श्याम सुंदर बता रहे हैं कि लग रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई ना कोई फॉर्मूला अब सामने आ चुका है और आज हो सकता है इसकी घोषणा भी कर दी जाए। बिहार के सियासी घमासान में अब शिवसेना भी दम दिखाएगी। पार्टी राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जाहिर है ऐसे में कई जगहों पर बीजेपी से सीधी टक्कर होगी। चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी नेता संजय राउत ने उन अटकलों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है। बीजेपी के साथ लड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। बीजेपी के साथ तो और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं एनडीए में, तो उनको उनका काम करने दो, हमको हमारा विचार से जाने दो। और आज मुंबई सीरियल धमाकों के दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। सजा पर आज बहस होगी। विशेष मकोका कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 12 को दोषी करार दिया था। 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में एक के बाद एक 7 धमाके हुए थे, जिनमें 187 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच करते हुए एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार करके पूरी साजिश को बेनकाब करने का दावा किया था। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे चेन्नई में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को संगीत में श्रद्धांजलि।
राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इसमें 16 यात्रियों की मौत हो गई है। आज ये दुर्घटना जिले के गांदेपल्ली में हुई। 35 खेतीहर मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलट गया। इस पर लोहे का सामान लदा हुआ था। ये सभी लोग पश्चिमी गोदावरी जिले से आ रहे थे। जिला कलेक्टर एच अरुण कुमार ने बताया है कि ड्राइवर की गलती की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली में डेंगू से अपने बच्चे को खोने के बाद मां बाप की आत्महत्या के मामले में दिल्ली सरकार अब अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने एमसीडी के तीनों कमिश्नरों को तलब किया है। साथ ही उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिन्होंने मृतक बच्चे को दाखिल करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली का ये परिवार अब अतीत का हिस्सा है। डेंगू से हुई बच्चे की मौत का गम बर्दाश्त नहीं हुआ तो खुद भी मौत को गले लगा लिया। इल्जामों की जद में राजधानी के कुछ बड़े अस्पताल हैं जो बढ़ते डेंगू के मामलों को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रुख सख्त कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अब एमसीडी के कमिश्नरों को तलब किया है। सभी हॉस्पिटल्स के अंदर अभी आदेश दिए हैं कि इंतजाम जो करने हैं वो तो करने हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि 1000 बेड आप और खरीदिएगा। इमरजेंसी के ऊपर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर 1000 बेड और खरीद लीजिएगा। किसी भी पेशेंट को मना ना कीजिए। आरोप है कि 8 साल के बिट्टू का इलाज करने से 5 अस्पतालों ने इनकार किया था। नतीजा यही रहा कि डेंगू के डंक से बिट्टू बच नहीं पाया। दिल्ली सरकार अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। विपक्ष दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। दिल्ली सरकार को जो पूरी तरह से नाकाम है दिल्ली के लोगों को किसी तरह का राहत देने में, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन केवल एक लेटर इशू कर देना, एक वार्निंग इशू कर देना। और ये कैसे होता है कि दिल्ली में ईडब्ल्यूएस के जो बेड्स हैं वो खाली पड़े रहते हैं लेकिन उनको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता। दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5 सितंबर तक 1259 केस सामने आ चुके हैं। कुछ अस्पतालों में बेड की कमी है तो कुछ मेडिकल सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। अब ऐसे डेंगू का शिकार कोई और परिवार ना बने, सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मुख्यालय का दौरा करेंगे। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने अपनी फेसबुक वॉल पर इसकी घोषणा की है। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलिफोर्निया में फेसबुक मुख्यालय जाएंगे और टाउन हॉल में सवाल जवाब कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ज़करबर्ग ने नरेंद्र मोदी से पूछने के लिए लोगों से सवाल भी मांगे हैं। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़करबर्ग इस बात पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग समुदाय मिलकर कैसे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपट सकते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री से भारत में हुई मुलाकात को याद करते हुए ज़करबर्ग ने कहा कि उनकी फेसबुक मुख्यालय में अगवानी का मौका मिलना गौरव की बात है। किसानों के लिए एनसीपी के जेल भरो अभियान की बीजेपी ने आलोचना की है। बीजेपी ने कहा है कि एनसीपी के इस फैसले से राज्य में कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी ने कहा कि सरकार सूखे और किसानों की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे खत्म करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। उधर एनसीपी का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विरोध जारी रहेगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 3 जलमार्ग बनेंगे। इसके लिए त्रिपुरा की 2 नदियों को बांग्लादेश की मेघना नदी से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय जल परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने को कहा है। योजना के तहत त्रिपुरा के हावड़ा और गोमती को मेघना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा फेनी नदी पर 250 फीट लंबा पुल बनाने की डीपीआर भी तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरे के दौरान इस पुल की आधारशिला रखी थी। इस पुल के बन जाने से भारत चटगांव इंटरनेशनल पोर्ट का उपयोग कर सकेगा।
सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और विशेषताओं से आम लोगों को रूबरू कराने के लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नागालैंड में काम करने वाले पद्मश्री नटवर भाई ठक्कर के सम्मान समारोह में ये बात कही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में पद्मश्री नटवर भाई ठक्कर को कर्मयोगी सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया। If India is known for unity in diversity, Northeast should be known for diversity in diversity. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आज 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। पिछले महीने श्रीलंका के संसदीय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस मौके पर 16 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का फैसला भी किया गया है। भारत यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। इस दौरान घरेलू मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं संवेदनशील मछुआरों के मसले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बीते शुक्रवार को मक्का की मस्जिद अल हरम में हुए क्रेन हादसे में 9 और भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही हादसे में मरने वाले भारतीयों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। वहीं इस हादसे में अब तक 115 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि मक्का में भारतीय अधिकारी लगातार मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। हादसे में जिन भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की गई है उनकी पहचान मोहम्मद हनीफ, तबस्सुम, हसन खराज, जफर शेख, जकीरा बेगम, मोहम्मद अब्दुल खदर, फातिमा बेगम, शमीम बाना और खादर बी के तौर पर की गई है। इससे पहले हादसे में मारी गए 2 भारतीय महिलाओं की पहचान पश्चिम बंगाल की मोनिजा अहमद और केरल की मुआमिना इस्माइल के तौर पर की गई थी। इस बीच मक्का के गवर्नर ने हादसे की जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो यमन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सरकार का यह बयान यमन में फंसे नाविकों की अपील के बाद आया है। गुजरात में रहने वाले करीब 70 नाविक पिछले 15 दिन से ज्यादा समय से संकटग्रस्त यमन में फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई है। यमन में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। शिया विद्रोही वहां सरकार समर्थक बलों से लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मार्च से लेकर अब तक इस टकराव में 4500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब के मुल्तान शहर में हुए धमाके में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 50 लोग जख्मी हुए हैं। मोटर बाइक के ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद ये धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक बाइक पर विस्फोटक लदा था। धमाका इतना जोरदार था कि ऑटो रिक्शा समेत आसपास खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह तबाह हो गईं। साथ ही आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रीस के पास समुद्र में 34 शरणार्थियों की मौत हो गई है। ये लोग यूरोप में आने की कोशिश कर रहे थे। जर्मनी ने शरणार्थियों को रोकने के लिए सीमाओं पर बंदिशें लगा दी हैं। उधर यूरोपीय देशों के गृह मंत्री आज बैठक करने वाले हैं। रबर की नाव पर यूरोप में आने वाले शरणार्थी फिर हादसे का शिकार हुए हैं। ग्रीस के पास समुद्र में ऐसी ही एक नौका तेज हवा के कारण पलट गई। हादसे में 15 बच्चों समेत कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई। वहीं 68 को बचा लिया गया। इस साल 2700 से ज्यादा प्रवासी सीमा पार करते हुए ऐसे हादसों का शिकार हो चुके हैं। Θα θέλαμε εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και της στρατιωτικής ηγεσίας του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος να εκφράσουμε τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη μας για το σημερινό τραγικό συμβάν στο Φαρμακονήσι που μας έχει συγκλονίσει όλους μας. उधर यूरोप के सबसे बड़े देश जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। इससे ऑस्ट्रिया के वियना में हजारों लोग फंस गए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। जर्मनी चाहता है कि यूरोप के दूसरे देश भी शरणार्थियों को अपने यहाँ रखें, लेकिन हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और चेक रिपब्लिक इसके लिए तैयार नहीं हैं। Dieser Schritt ist notwendig geworden. Die große Hilfsbereitschaft, die Deutschland in den letzten Wochen gezeigt hat, mit seinen hauptamtlichen Mitarbeitern und insbesondere auch den vielen tausenden ehrenamtlichen Mitarbeitern. Diese Hilfsbereitschaft darf nicht überstrapaziert werden. तुर्की ने 600 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ये लोग समुद्र के रास्ते ग्रीस जाने की तैयारी में थे। इस बीच शरणार्थी समस्या पर विचार के लिए यूरोपीय यूनियन के गृह मंत्री आज ब्रसल्स में बैठक करने वाले हैं। यूरोप में करीब 1,20,000 लोग शरण चाहते हैं, इनमें 54,000 सिर्फ हंगरी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल जगत से अहम खबर, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन महिला युगल का खिताब जीत लिया है। विंबलडन के बाद सानिया और हिंगिस का ये लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि सानिया के करियर का ये 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं हिंगिस ने केवल इस साल 5 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अमेरिकी ओपन महिला युगल के खिताबी मुकाबले में भी सानिया हिंगिस की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। पूरे मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी जोड़ी को टिकने नहीं दिया। एक तरफा मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की केसी डेलाक्वा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेवेदोवा की जोड़ी को लगातार सेटों में 6-3, 6-3 से हरा दिया। पहला सेट 31 मिनट और दूसरा सेट 38 मिनट में जीतकर सानिया और हिंगिस ने अमेरिकी ओपन महिला युगल का खिताब जीत लिया। With all the pressure on us all the time, but yeah, we're really happy to come through. My first tournament, well, I won the mix last year here, so it's great to come back and win the women's doubles. You know, with Sania was her first Wimbledon title this season, and for me, just all of this is a bonus, and I wouldn't be here without you, everybody. Thank you for making me feel like home. Thank you. इससे पहले लिएंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया। विंबलडन में भी हिंगिस के साथ मिलकर सानिया ने महिला युगल और पेस ने मिश्रित युगल का खिताब जीता था। सानिया ने पिछले साल भी अमेरिकी ओपन में मिश्रित युगल खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अमेरिकी ओपन चैंपियन बन गए हैं। पुरुष एकल के फाइनल में उन्होंने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रॉजर फेडरर को हराकर ये खिताब जीता। जोकोविच का ये दूसरा अमेरिकी ओपन और करियर का 10वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। चेन्नई में कल मरीन बीच पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि का आयोजन पत्रकारों के एक संगठन ने किया। आइए देखते हैं कलाम को इस संगीत में सलाम की एक झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 7 शिक्षा मित्रों ने किया आत्महत्या। हाईकोर्ट के फैसले से निराश होकर उठाया कदम। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। परिवार सहित फरार झाबुआ हादसे का आरोपी राजेंद्र कासवा, 1 लाख का इनाम घोषित। मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजा। पाकिस्तान ने राजौरी सेक्टर में मोर्टार दागे। बीएसएफ अधिकारी शहीद। नियंत्रण रेखा पर शांति की सहमति के बावजूद जारी है फायरिंग। मक्का हादसे में 11 भारतीयों की मौत की पुष्टि। पीड़ित परिवारों की सहायता में जुटा भारतीय मिशन। मक्का के गवर्नर ने सौंपी हादसे की जांच रिपोर्ट। सानिया और हिंगिस बनी अमेरिकी ओपन महिला युगल चैंपियन। डेलाक्वा शेवेदोवा को आसान मुकाबले में हराया। फेडरर को हरा जोकोविच ने जीता पुरुष एकल का खिताब।